हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइनीज़ जो है कहाँ से पता नहीं इंडिया के किस कोने से वीडियो निकाल के लाते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये इस ट्राइब के बारे में मुझे पता नहीं था। कुछ गलेशियन ट्राइब या फिर इस टाइप का कुछ नाम है, पता नहीं चाइनीज़ जो है इसे सही से प्रोनाउंस कर रहे हैं कि नहीं, बट इसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो नाम भी मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि मैं ठीक बता रहा हूँ कि नहीं। और उनका बेसिकली जर्नी वाराणसी तक जो है कैसा है वो दिखा रहे थे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि चाइनीज़ जो है किस तरीके से अपना जो व्यू पॉइंट है सारे इंडिया छोड़ के पता नहीं किस पार्ट में जाके वो ये सब वीडियो, और कौन ये अलाउ करते हैं और किसने ये वीडियो लिया है, आई रियली डोंट नो। आई मीन दे आर रियली मेकिंग कॉन्टेंट ऑफ पीपल्स मिजरी। लोग जो है उनको परेशानी हो रहे हैं। कुछ बच्चे जो है, अब इस वीडियो में देखेंगे, कुछ बच्चों की परेशानी हो रही है। उनको हेल्प करने की जगह उनका वीडियो बना के उसको एक कंटेंट की तरह जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अपने प्रोपेगेंडा के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में जो है चाइनीज़ को मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाइनीज़ को रोस्ट किया है बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरीके से इंडियन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को शेप करता है? Today we are thrilled to introduce a YouTube channel that will shed light on this very topic. Led by Ajay Singh Shekhawat, a seasoned marketer, digital entrepreneur and thought leader in the Indian startup ecosystem. ये चैनल इंडिया में बिजनेस को एम्पावर करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए डेडिकेटेड है, फॉस्टरिंग द स्पिरिट ऑफ स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुसमुंडा माइनिंग एरिया की 300 किलोमीटर पश्चिम में गलेशियन ट्राइब का घर है। ये जनजाति आज भी प्रिमिटिव नोमैडिक लाइफ जी रही है। आज ये जनजाति जमीन पर फसलें उगाकर और पशुधन पालकर अपना जीवन यापन करते हैं। खेतों में फसलें अच्छी हो रही हैं। इस वर्ष जनजाति की भरपूर फसल हुई। गांव के अंत में एक बड़े पेड़ के नीचे सभी लोग लोकल स्पेशलिटीज का स्वाद चखने के लिए इकट्ठा होते हैं। जनजाति के लोग करी पाउडर और आटे को मिलाते हैं। आटे की करी पकौड़ी बनाते हैं। समझदार अमीर लोग इसमें अन्य मिश्रित मसाले भी मिलाते हैं। फिर इसे गाय के गोबर में डालकर पकाते हैं। बस गाय के गोबर की राख को झाड़ के गांव वाले इसे खाते हैं। आटे के अंदर का नरम भाग छोटे बच्चे खाते हैं, क्योंकि इस तरह का आटा रिलेटिवली सूखा और सख्त होता है। आटे के अंदर का नरम भाग आमतौर पर सब्जी के सूप या पीने के पानी के साथ खाया जाता है। आदिवासी मुखिया का नाम बाजना है। उन्होंने भरपूर फसल के लिए देवताओं को धन्यवाद दिया। वो सभी के साथ पवित्र शहर वाराणसी की यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। बाजना ने कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी गरीबी में जी रहे हैं। बच्चे बिना किसी भविष्य के पैदा होते हैं। यहाँ कोई स्कूल या अस्पताल नहीं है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वे गांव का भविष्य बदलने के लिए गंगा में स्नान करके अपने पापों को धो लेंगे। एक धर्मनिष्ठ हिंदू के रूप में ये जनजाति देवी गंगा की दिव्य शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। गंगा का पानी सभी बुरी किस्मत को धो सकता है। ये जनजाति मानते हैं कि हिंदू मान्यता के अनुसार इस जीवन में पुरुष, महिला, बूढ़े या जवान में कोई अंतर नहीं है। जब तक गंगा जल में अच्छी तरह स्नान न करे, उन लोगों को आध्यात्मिक संतुष्टि महसूस नहीं होती है। ये सबसे शुद्ध और सबसे पूर्ण जीवन है। ये जनजाति को गंगा स्नान में बहुत सम्मान और आध्यात्मिक संतुष्टि महसूस होगी, क्योंकि आस्थावानों का मानना है कि वे अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए जब भी संभव हो, भारतीय जनजाति गंगा में स्नान करते हैं। गलेशियन जनजाति इस शुद्धिकरण यात्रा की तैयारी कर रही है। इस यात्रा में ग्रामीणों के साथ 20 लोग होंगे। गांव एक पहाड़ी पर लोकेटेड है। सड़क नैरो और खड़ी है और ट्रैफिक कंडीशंस बहुत खराब है। केवल ट्रैक्टर ही उन्हें पहाड़ों के नीचे के शहरों तक ले जा सकते हैं। नीचे के शहरों तक ले जाने के लिए यह ट्रैक्टर परिवहन का एक आवश्यक माध्यम है। ये जनजाति शायद ही कभी इतनी दूर जाते हैं, क्योंकि यात्रा कठिन है। लेकिन इस तीर्थ यात्रा में गांव के मुखिया की आस्था अटूट है। अगली सुबह गांव वाले समय पर निकल पड़े। गाड़ी में सभी लोग खचाखच भरे हुए थे। उनमें से कई लोग पहली बार अपने गांव से बाहर जा रहे थे। यात्रियों को 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। गांव के मुखिया ने कहा कि वे इस तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे। गांव के मुखिया ने कहा कि उन्होंने बहुत समय से पैसे बचाकर रखे थे। मुख्य खर्च पहाड़ से नीचे जाने के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेना और लंबी दूरी की टिकटें खरीदना है।
गांव वालों को पहले चिलचिलाती धूप में ट्रैक्टर चलाकर पहाड़ की तलहटी में बसे शहर तक पहुंचना है, फिर वाराणसी पहुंचने के लिए बस में सवार होना है। इस समय गांव वालों की मुश्किल यात्रा अभी शुरू हुई है। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। ये कई धर्मों और बिलीव्स वाला देश भी है, जिसे धार्मिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। भारत के बिलियन लोगों में से लगभग हर किसी की अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। दुनिया के प्रमुख धर्मों में से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों की उत्पत्ति प्राचीन भारत से हुई है। भारत में 79.8% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। लगभग 1.1 बिलियन सदस्यों के साथ पहले स्थान पर है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। यहाँ 180 मिलियन बिलीवर्स भी हैं, जो 14.2% के बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में बौद्ध धर्म केवल 0.7% है। फॉरेस्ट रीजन के जंगलों में लॉगर्स लोग साल भर व्यस्त रहते हैं। कुल्हाड़ी और आरी के साथ उनका काम करने का तरीका भी पूरी तरह से मानव शक्ति पर निर्भर करता है। यह काफी कठिन और खतरनाक काम है। पेड़ों के गिरने के बाद लॉगर्स लोग परिवहन की सुविधा के लिए लकड़ी को चीरते हैं। ट्रक से वाराणसी तक ट्रकों को जंगल के किनारे एक अस्थायी लकड़ी के ढेर पर लोड किया जा रहा है। यहाँ महिलाएं भी हाई इंटेंसिटी फिजिकल लेबर में लगी हुई हैं। भारतीय महिलाओं को जन्म से ही प्रताड़ित किया जाता है। भारतीय महिलाओं को बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपने माता पिता के बातों का पालन करना चाहिए। महिलाएं जन्म से ही विनम्र होती हैं और उन्हें बिना किसी शर्त के पुरुषों की आज्ञा माननी चाहिए। ड्राइवर रमा खान को इस सब की आदत है। उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ट्रक भरने के लिए 15 टन लकड़ी की जरूरत होगी। महिलाओं के लिए यह आसान नहीं है, लेकिन रमा खान को भी अपना काम आसान नहीं लगता है। वाराणसी तक पहाड़ी सड़क पर कार से 7 घंटे लगते हैं। सड़क संकरी और ऊबड़ खाबड़ है। 5 किलोमीटर की खड़ी घुमावदार पहाड़ी सड़क बहुत खतरनाक है। ऊंचाई पर और ओवरलोड ट्रकों के पलटने से दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। खराब सड़क की स्थिति, वाहनों में ओवरलोडिंग, ट्रैफिक सेफ्टी अवेयरनेस की कमी आदि के कारण भारत में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत होती हैं और मोर्टेलिटी रेट लंबे समय से उच्च बनी हुई है। रमा खान खतरनाक सड़कों पर बहुत सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। उन्हें पवित्र शहर वाराणसी तक पहुंचने के लिए अभी भी 5 घंटे की ड्राइव करनी पड़ती है। मृतक का परिवार गंगा नदी के किनारे उनकी लकड़ी का इंतजार कर रहे हैं। इस समय गलेशियन जनजाति के सदस्य अभी भी गंगा की यात्रा पर हैं। अभी तक वे केवल आधी दूरी ही चल पाए हैं। पहाड़ से नीचे जाने वाली सड़क इतनी ऊबड़ खाबड़ और खड़ी थी कि ट्रैक्टर के टायर फिसलने लगे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनजाति ने कार से उतरकर सड़क के खतरनाक हिस्से से पैदल चलने का फैसला किया, लेकिन महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए ये आसान नहीं था। लंबी और ऊबड़ खाबड़ यात्रा ने हर किसी को थका हुआ महसूस कराया, लेकिन उन्होंने देवी गंगा का आशीर्वाद पाने के लिए अपनी गति धीमी नहीं की। यदि यात्रा अच्छी तरह से संपन्न हुई तो जनजाति के सदस्य अगले दिन पवित्र भूमि पर पहुंच जाएंगे। हालांकि रास्ते में एक और ट्रैक्टर की किस्मत साथ नहीं दे रही थी। ये कार दुर्घटना का शिकार हुआ। एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गांव के मुखिया बाजना एक्सीडेंट वाली ट्रैक्टर की कई यात्रियों को जानते थे। एक्सीडेंट वाली ट्रैक्टर की कई यात्रियों ने कहा कि इस साल सड़क के इस हिस्से पर यह 7वीं कार दुर्घटना थी। हालांकि दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन ट्रैक्टर इस क्षेत्र में परिवहन का एकमात्र सुलभ साधन बना हुआ है। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 6 घंटे की कठिन यात्रा के बाद गलेशियन जनजाति के सदस्य आखिरकार गांव के सबसे नजदीकी शहर सोनबदला काउंटी पहुंच गए। वाराणसी सोनबदला काउंटी से 115 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस समय गलेशियन जनजाति के सदस्य काउंटी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। भीड़ भरी बसें उन्हें पवित्र शहर ले जाएंगी। भारत में बसें अक्सर ओवरलोड होती हैं, सड़कें खराब हालत में हैं और व्हीकल्स पुराने हैं, इसलिए यात्रा का यह तरीका सुरक्षित नहीं है। कंफर्ट भी बेहद खराब है। लोगों की संख्या गिनने के बाद गाँव के मुखिया ने 20 टिकटें खरीदे। इसकी कीमत 25 यूरो है। ये लगभग 195 RMB के बराबर है। यात्रा 115 किलोमीटर की है और टिकटें की कीमत प्रति व्यक्ति 10 की है। रिमोट ट्राइब्स के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा खर्च है। गांव के मुखिया बाजना ने कहा कि उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए लंबे समय से पैसे बचाए हैं। ये सभी खर्च उनकी प्लानिंग में शामिल थी। स्थानीय लोगों का एवरेज मंथली सैलरी 25 यूरो है। लेकिन गांव के मुखिया बाजना को इसकी चिंता नहीं है। उन्हें विश्वास है कि उन्हें हिंदुओं के लिए देवताओं का आशीर्वाद मिलेगी। मृत्यु का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। भारत सिर्फ एक एथनिक ग्रुप का देश नहीं है,
इसके टेरिटरी में 100 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स और मल्टीपल रेसेस हैं। हर एथनिक ग्रुप की अपनी बोली और लिखित भाषा है। यहाँ 1000 से ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इन बोली जाने वाली भाषाओं में कई तरह की बोलियां, रीजनल वेरिएशंस और समुदायों के बीच विशिष्ट भाषाई अंतर शामिल हैं। यहाँ 122 प्रमुख भाषाएं हैं, 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है। हालांकि ये डाइवर्सिटी सोशल स्ट्रक्चर की जटिलता को भी जन्म देती है। क्षेत्रों और समुदायों के बीच संस्कृति, भाषा और परंपराओं में अंतर होता है। इससे सूचना का प्रसार खराब होता है और आपसी समझ में कमी आती है, जिससे गलतफहमियां और संघर्ष पैदा होते हैं। सुबह 3 बजे है। वाराणसी को सिटी दैट नेवर स्लीप्स के रूप में जाना जाता है। इस समय लाइटें अभी भी चमक रही हैं और ट्रैफिक व्यस्त है। रमा खान, जो दिन में लकड़ी की ढुलाई कर रहा था, पहले ही आ चुका था क्योंकि उसे थोड़ी दूरी तय करनी थी। वो अभी ट्रक का वजन करेगा, फिर माल को गंगा किनारे उतारेगा। कांटेक्ट पर्सन रमेश जल्दी ही पिकअप स्थान पर पहुंच गए हैं। रमेश का परिवार पीढ़ियों से लकड़ी बेचने के व्यवसाय में लगा हुआ है। लकड़ी का ट्रक आने से पहले रमेश को ट्रक को अनलोड करने के लिए 8 लोगों की जरूरत है। वाराणसी में भोर होते ही गंगा देवी धीरे धीरे जाग उठी हैं। तट के किनारे इमारतें व्यवस्थित ढंग से बिखरी हुई हैं। रंग बिरंगे घर और प्राचीन मंदिर एक दूसरे के पूरक हैं। लंबे इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हुए तट पर श्मशान घाट शांत और गंभीर है। जैसे जैसे लपटें जलती हैं, रिश्तेदार चुपचाप देखते हैं कि वे मृतक को स्वर्ग की अंतिम यात्रा पर भेज रहे हैं। भारत के एक प्राचीन और अनोखे शहर के रूप में वाराणसी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। हर सुबह पवित्र शहर समय पर एक शोरगुल और व्यस्त दिन की शुरुआत करेगा। हवा भारत की लंबी खुशबू से भरी हुई है। पवित्र शहर वाराणसी विभिन्न धार्मिक परंपराओं का एक मिश्रण है। दुनिया भर से तीर्थयात्री और पर्यटक हर दिन यहाँ आते हैं। शहर की संकरी गलियां और प्राचीन इमारतें भी भीड़ भाड़ का एहसास कराती हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति और परंपरा का अनुभव करना भी खास है। भारत में 3 व्हील टैक्सियों को अक्सर टुक टुक कहा जाता है। ये लोगों द्वारा अपनी किफायती और अपेक्षाकृत तेज गति के कारण पसंद की जाती है। टुक टुक इंडस्ट्री रोजगार के कई अवसर भी प्रदान करता है। कई भारतीय युवा इससे अपनी जीविका चलाते हैं। टुक टुक ड्राइवर रतन शहर के हर कोने को अच्छी तरह से जानते हैं। व्यस्त और भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर उन क्षेत्रों तक पहुंचना जहां परिवहन के अन्य साधनों से पहुंचना मुश्किल है। टुक टुक अपने कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण संकीर्ण गलियों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में जाने में सक्षम है। टुक टुक भारत में शहरी जीवन का एक यूनिक पार्ट है। ये परिवहन का एक इंटरेस्टिंग मोड भी है जिसे अक्सर पर्यटक चुनते हैं। हालांकि टुक टुक के कई फायदे हैं, लेकिन उन्हें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। हाल के वर्षों में गंगा नदी का पोल्यूशन बहुत गंभीर हो गया है। मछुआरों का जीवन यापन भी मुश्किल हो गया है। लेकिन रतन टुक टुक चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। रतन के पिता ने भी अपने शुरुआती विरोध से धीरे धीरे अपना रवैया बदल दिया। हालांकि उनका जीवन समृद्ध नहीं है, फिर भी ये पर्याप्त से अधिक है। तो सबसे पहले ओलिकिनको ने लिखा है कि मुझे पता नहीं कि चाइनीज लड़कियां क्यों इंडियन लड़कों से शादी करते हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि जब किसी देश के लड़के इंडिया के 80% पार्ट्स छोड़ के किसी कोने में कॉन्सेंट्रेट करके किसी एक कोने की घटना को जो है उसको दिखा के इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उस देश के लड़के कितने इनसिक्योर है, ए लॉट ऑफ चाइनीज गर्ल्स कैन सेंस दैट। इसीलिए वो इंडियन लड़के से शादी करते हैं। उसके बाद विक्सियाओल ने कमेंट किया है कि ज्यादातर वर्ल्ड एक्सपर्ट्स जब इंडिया को फ्यूचर सुपर पावर कहते हैं और उसके एक मेजर फैक्टर के रूप में इंडियन पॉपुलेशन को गिनाते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि उस पॉपुलेशन में एक्चुअली कितने परसेंटेज जो है वो एक्चुअली ग्रोथ डिविडेंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। चाइना में इलिटरेसी का मतलब है कि जब कोई एडल्ट व्यक्ति 800 से ज्यादा चाइनीज कैरेक्टर्स नहीं पढ़ सकता, जबकि इंडिया में इलिटरेट का मतलब है कि उसे बस काउंटिंग आती है और बस अपना नाम लिखना आता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, तू बस चाइनीज कैरेक्टर ही पढ़ता रहे। एक बार चाइनीज और इंडियन पॉपुलेशन के बीच वर्ल्ड को लेके कितना नॉलेज है वो जरा कंपेयर करना। जिसे तूने इंडिया का इलिटरेट कहा ना, वो भी तेरे लिटरेट पॉपुलेशन से ज्यादा अवेयर है कि दुनिया में कहां पे क्या हो रहा है, जबकि तुम लोगों का नॉलेज सिर्फ चाइनीज बॉर्डर्स तक ही लिमिटेड है। उसके बाद वीवीक्सी ने कमेंट किया कि सिंस द फाउंडिंग ऑफ इंडिया इस देश में कोई जोड़ने वाली फैक्टर्स नहीं थे। इंडिया एक देश इसीलिए बना क्योंकि हिंदूज ने एकजुट होके अपने टीचिंग्स पूरे इंडिया में फैलाया। द रीजन इंडिया कुड बिकम ए कंट्री इज बिकॉज ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ हिंदूज एंड देयर टीचिंग्स।
आज भी रिलीजन के वजह से ही इंडिया यूनाइटेड है। बट एट द सेम टाइम रिलीजन ने इंडिया के ग्रोथ को बहुत हैम्पर किया है। रिलीजन हैज हिंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर इंडियन सोसाइटी। इंडिया अपने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सिर्फ आईटी और सर्विस इंडस्ट्री पर रिलाई नहीं कर सकता। एक देश जिसका पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो, उसे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंडस्ट्रीज डेवलप करना होगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। उसके बाद PYS BGM ने कमेंट किया कि एक्सट्रीमली गरीब फार्मर्स के पास कुछ खास इनकम नहीं है एंड द मार्जिनल रूरल एरियाज बेसिकली हैव नो इकोनॉमी। तो उनके लिए पैसे बचाना कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ बिजनेसमैन जो कि गांव में जाके प्रोडक्ट्स खरीद के शहरों में वो बेचते हैं, ओनली दे कैन मेक मनी। ऐसा सिचुएशन चाइना में पहले हुआ करता था, पर अब नहीं होता। चाइना की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फार्मर्स की हेल्प करते हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि मुझे पता नहीं कि आपकी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्या करता है, लेकिन इंडिया में जो दिमाग लगाएगा वही आगे बढ़ेगा। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ज़्यादातर डेमोक्रेसी में जो है यही सिस्टम है। और सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो USSR में हुआ करता था कि कोई किसी के पास दिमाग हो या फिर नहीं हो, किसी भी तरीके का काम करे, सबको जो है ऑलमोस्ट इक्वली जो है फैसिलिटी दिया जाता था। बट दैट डिडंट वर्क, और वो वर्क नहीं करती। ये हम पहले भी पास्ट में देख चुके हैं। सोशलिस्ट सिस्टम डजंट वर्क, क्योंकि उसमें जो है फिर लोग दिमाग लगाना बंद कर देते हैं कि अगर सबको इक्वलिटी ही मिलना है तो कोई दिमाग लगा के अपना बिजनेस डेवलप करना या फिर कोई जो है अपना एम्पायर खड़ा करना वो कैसे करे, वो क्यों करे? क्योंकि अल्टीमेटली जो है जो दिमाग लगाएगा, जो हार्डवर्क करेगा, वो उसको भी सेम मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसको भी सेम मिलेगा। आज भी कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जो है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, यहाँ पे जो है 40% टैक्स है। लेकिन ये टैक्स मनी जो है बहुत सारे बेकार लोग जो कि इंटेंशनली काम नहीं करना चाहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, उनको जो है काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलते हैं हार्डवर्किंग लोगों के टैक्स मनी से। और इससे जो है बहुत हार्डवर्किंग लोग बहुत इरिटेटेड फील करते हैं कि हार्डवर्क वो करते हैं और फ़ायदा कोई और ही ले जाते हैं। तो एनीवे, कमिंग बैक टू इंडिया, फार्मर्स को किसी ने रोका नहीं है कि वो डायरेक्टली शहरों में जाके शहरों में अपने प्रोडक्ट सेल करे। और अभी ऑनलाइन सेलिंग का ज़माना है, काफ़ी सारे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ भी है उनके पास। इंडिया में चीप इंटरनेट जो है हर जगह में अवेलेबल है, और ऐसे ही ढेर सारे फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई रिजिड है कि हमें बस खेतों में हल ही चलाना है, कंप्यूटर नहीं सीखना, मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल में ऑनलाइन सेलिंग नहीं सीखना, तो जो है फिर उनका एक दिमाग नहीं लगाना वही एक उनके रास्ते में बहुत बड़ा रुकावट बन जाता है, और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इंडिया जहाँ पे इतने लोग हैं, कंपटीशन होना तो लाजमी है, लेकिन अगर किसी के पास दिमाग है तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, और वही जो है फॉर्चून बनाते हैं इंडिया में। सो इंडिया हैज़ गिवन देम ऑल द सिस्टम्स, ऑल दे हैव टू डू इज यूटिलाइज देम प्रॉपरली। उसके बाद जिलुपियन जी येशुओ ने कमेंट किया कि अगर आप सोचते हैं कि पूरा इंडिया ऐसा है तो आप बहुत गलत है। नॉट ऑल इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड। इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर सोरिंग हाई एंड लीडिंग फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। उसके बाद HF डेनी ने कमेंट किया कि क्या यही इंडिया का सुपर पावर है? उसके बाद यूजर WE ने कमेंट किया कि इंडिया इज सिमिलर टू अफ्रीका, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा दैट वी वुड रैदर लाइक टू बी लाइक अफ्रीका देन चाइना। वी वुड रैदर लाइक टू लिव इन अ मड हाउस एंड सर्वाइव देन लिविंग इन अ चाइनीज स्काईस्क्रेपर क्रिएटेड बाय चाइनीज प्लास्टिक एंड रबिश मटेरियल इन 48 आवर्स एंड देन डाई इनसाइड इट बाय इट्स कोलैप्स। उसके बाद लिन लिन ने कमेंट किया कि मैं खुश हूं कि मैंने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जहां पे रिलीजियस बिलीफ नहीं है, जिस देश ने मुझे सिखाया है कि इज बेटर टू बिलीव इन योर सेल्फ देन टू बिलीव इन एनीथिंग एल्स एंड टू रिलाई ऑन योर सेल्फ rather than relying on anything else। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि पहली बात तो एक्चुअल में तुम बहुत अनलकी हो, क्योंकि तुम लोगों ने इंडिया से बुद्धिज्म चुराया तो है पर उसे समझने की औकात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि रिलाइंग ऑन योर सेल्फ, ये वाला जो डायलॉग तुमने दिया अच्छी डायलॉग है, लेकिन यही चीज़ जो है अपने मुंह बोले भाई श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स और पाकिस्तान, इनको ज़रा यही चीज़ समझाना। लेकिन वो ये चीज़ समझ गए तो चाइना के पेट पे लात पड़ जाएगा। उसके बाद वही नियो ने कमेंट किया है कि as neighboring countries we have to be more understanding, tolerant and cooperative with each other. Hostility will only help the conspiracy of western countries। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अब अमेरिका जैसे सांप से बचने के लिए हम चाइना जैसे बिच्छू से दोस्ती करें। एट फर्स्ट रिटर्न अक्साई चीन एंड फ्री टिबेट, उसके बाद कोऑपरेशन की बात करना। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।